आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ रिसेंटली 2 लेक्चर डिस्कस किए थे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के। तो इसी वजह से मैं आज आपके साथ सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी जल्दी शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो अब आपको सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का लेक्चर भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा और क्यों हमें जरूरत पड़ती है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस चेक करने की। आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे, इसका रिजल्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको याद हो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो is a method used to separate charged particles from one another based on their migration speed। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ऐसा मेथड होता है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर माइग्रेशन स्पीड, के वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं और उन चार्ज पार्टिकल्स का क्या साइज है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं तो वो मेजर होते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन की फर्दर टाइप्स होती हैं जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेजर करते हैं, और उनके ऊपर जो चार्ज होता है उस हिसाब से वो मूव होती हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और हम मेजर करके उनका रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि हर टाइप की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। इसी तरह सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम देखेंगे कि प्रोटीन की कौन सी टाइप्स हैं जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेजर होती हैं और उन पे क्या चार्ज होता है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है देखने के लिए। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको अच्छी तरह इस टेस्ट की भी समझ आ जाएगी कि ये टेस्ट क्यों जरूरी है। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस टेस्ट के लिए आपको कौन सा स्पेसिमेन चाहिए होगा। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसके लिए हम सीरम यूज करेंगे, क्योंकि प्रोटीन जो होती है ये ब्लड के प्लाज्मा या सीरम में मौजूद होती है। जैसे कि आपको पता है ब्लड के 2 पोर्शन है, प्लाज्मा और सेल्स। तो ये जो प्रोटीन जो होती है ये लिक्विड पोर्शन में मौजूद होती है, इसलिए हमें सीरम चाहिए होता है इस टेस्ट को चेक करने के लिए। तो सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेस्ट दैट मेजर स्पेसिफिक प्रोटीन इन द ब्लड। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सा टेस्ट है जो कि मेजर करता है स्पेसिफिक प्रोटीन को इन द ब्लड। आगे जब मैं आपके साथ ये रिजल्ट शेयर करूंगी, रिजल्ट का टॉपिक, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं स्पेसिफिक प्रोटीन किसका जिक्र कर रही हूँ। इधर मैंने SPE जो है वो एब्रीवेशन लिखा है, जिसका एब्रीवेटेड है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म पे मैंने इसको SPE लिखा है। अब ये क्या करता है, ये टेस्ट क्या करता है, द टेस्ट सेपरेट प्रोटीन इन द ब्लड। ये सेपरेट करता है प्रोटीन को ब्लड में बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जौन सा भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उन टाइप ऑफ प्रोटीन पे, उस हिसाब से वो सेपरेट होती जाएंगी। प्रोटीन कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटीन जो होती हैं उन पे भी या तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, एंड दे मूव इन अ फ्लूइड व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो उस फ्लूइड में मूव करेंगी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, तो अपने चार्ज के हिसाब से फिर वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगी और मेजर होंगी। तो ये सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपको प्रिंसिपल तो समझ आ गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस का किसी भी टेस्ट में हीमोग्लोबिन कर रहे हैं या प्रोटीन कर रहे हैं, प्रिंसिपल सेम ही होता है, कि जो यही प्रिंसिपल होता है कि सेपरेट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन अनदर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस इन देयर माइग्रेशन स्पीड। अब इस टेस्ट की क्यों इंपॉर्टेंस है चेक करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस लाइक मल्टीपल माइलोमा। ऐसी डिजीज जैसे कि मल्टीपल माइलोमा का मैं आपको क्विक सा बता देती हूँ कि मल्टीपल माइलोमा ऐसी डिजीज को कहते हैं जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं, जो उनका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो आपको पता होना चाहिए इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये भी प्रोटीन इन नेचर है। तो मल्टीपल माइलोमा में हम चेक करना होता है हमने कि प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल ज्यादा तो नहीं हो गया। इस वजह से सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है
मल्टीपल माइलोमा की डायग्नोसिस में। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी, अगर किसी भी पेशेंट को आप लग रहा हो कि इसकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा लेस है, या कोई उसको ऐसी डिजीज हो गई है, फॉर एग्जांपल नमूनिया या ऐसी डिजीजेस जिसमें इम्यूनो लेवल काफी सप्रेस्ड हो जाता है, तो उस सूरत में भी प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस चेक किया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी पेशेंट में, मेल न्यूट्रिशन आपको फील हो रहा है कि इस पेशेंट को मेल न्यूट्रिशन है, तो उस सूरत में भी प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंस ऑफ सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसका रिजल्ट है, कि इसके रिजल्ट को हम कैसे रीड करेंगे। तो इस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे, उसकी हेल्थ पे, उसकी जेंडर पे, यानी कि मेल फीमेल, और उस पेशेंट की हिस्ट्री पे भी। हो सकता है कि उस पेशेंट को ऑलरेडी डिजीज डायग्नोज हुई भी है और सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी ये टेस्ट किया जा रहा है कि आइदर जो है उसको मेडिसिन से, उसकी ट्रीटमेंट से अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, उसका प्रोटीन लेवल्स जो है वो नॉर्मल है या अभी भी सेम उसी तरह है। तो इस टेस्ट को रीड करने से पहले मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी कि अब हम इस टेस्ट में कौन सी टाइप्स देखेंगे, या प्रोटीन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ये हम देखेंगे। तो फिर ही आपको इस टेस्ट के रिजल्ट की अच्छी तरह समझ आएगी। सीरम प्रोटीन जो है वो डिवाइड होता है 2 मेन टाइप्स में, यानी कि प्रोटीन की जो 2 मेन टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन जो होती है वो सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद होती है, या इसका लेवल जो है वो ग्लोबुलिन से काफी ज्यादा होता है बॉडी के अंदर। एल्बुमिन की अपनी इंपॉर्टेंस है, ग्लोबुलिन की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इसकी प्रोटीन की जो 2 मेन टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। इसके बाद क्या होगा कि जो ग्लोबुलिन है ना, उसकी आगे से फर्दर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एल्बुमिन तो एक हो गई, उसके बाद ग्लोबुलिन, लेकिन ग्लोबुलिन की आप देखेंगे 4 टाइप्स। वो कौन सी हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गैमा ग्लोबुलिन। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गैमा ग्लोबुलिन, ये चारों जो हैं इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब आपको अगर आखिरी जो मैंने नाम लिया ग्लोबुलिन की टाइप का, गैमा ग्लोबुलिन, अगर आपको याद हो तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि गैमा ग्लोबुलिन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं वो गैमा ग्लोबुलिन इन नेचर हैं। अगर आपसे कोई, इसीलिए अभी मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंस जब डिस्कस की कि इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी या मल्टीपल माइलोमा जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन लेवल हाई हो रहा है, तो बेसिकली वो क्या चीज हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं पेशेंट के अंदर गैमा ग्लोबुलिन की रेशियो, कि गैमा ग्लोबुलिन कम हो गई है या ज्यादा हो गई है। तो अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन की क्या नेचर है, प्रोटीन वो कौन सी नेचर ऑफ प्रोटीन है या वो कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन है, तो आप आंसर कर सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन आर गैमा ग्लोबुलिन प्रोटीन इन नेचर या टाइप ऑफ गैमा ग्लोबुलिन, या ये भी आप कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन की कौन सी टाइप है, गैमा ग्लोबुलिन। और गैमा ग्लोबुलिन किसकी टाइप है, ग्लोबुलिन की। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिजल्ट में हम टोटल जो है वो 5 चीजें देख रहे हैं। सबसे पहले एल्बुमिन का लेवल, उसके बाद ग्लोबुलिन की 4 टाइप्स का, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गैमा ग्लोबुलिन, ये हम देखेंगे इसके रिजल्ट में। अब एल्बुमिन जो है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ये मेजर कंपोनेंट है सीरम प्रोटीन का, और ये रिप्रेजेंट करेगा लार्जेस्ट पीक दैट लाइज क्लोज टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एल्बुमिन जो है ये सबसे मेजर प्रोटीन लेवल होता है इसका, जो टाइप ऑफ प्रोटीन है उसमें जो सबसे मेजर प्रोटीन है वो एल्बुमिन है, इसका लेवल बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। और ये लाई करता है, इसका जो ग्राफ आप देखेंगे जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, वो क्लोज होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम एनोड भी बोलते हैं। तो इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के करीब ये लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है एल्बुमिन में कौन सा चार्ज था,
नेगेटिव चार्ज एनोइंस। इसके आयंस जो होंगे वो कौन से होंगे, इसके मॉलिक्यूल वो होंगे एनोइंस, इसी वजह से वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है ग्लोबुलिन फ्रैक्शन जो है वो क्लोज होंगी टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसे हम कैथोड बोलते हैं। इसका मतलब है ग्लोबुलिन्स पे कौन सा चार्ज होगा, ग्लोबुलिन्स पे होगा कैटोइंस यानी के पॉजिटिव चार्ज, इसी वजह से कैटोइंस जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी नॉर्मल लेवल इनका, एल्बुमिन का, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गामा ग्लोबुलिन का, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ ग्राफ में शो करूंगी कि एज अ ग्राफ ये किस तरह रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की ग्राफ या इसकी मूवमेंट कैसी होती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिजल्ट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अक्सर मैंने ये देखा है कि अगर आप किसी जॉब के एज अ लैब टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और स्पेशली बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, तो अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस तरह आपको क्या सीक्वेंस होगा, कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ। तो आपको पता होना चाहिए कि किस से सीक्वेंस है ये प्रोटीन जो है वो लाई करती हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी नॉर्मल रेंज और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्राफ। सबसे पहले आपके साथ नॉर्मल लेवल शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ रिप्रेजेंट करूंगी कि ये कैसे ग्राफ में नजर आता है या इसका प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिजल्ट आप कैसे रीड करेंगे। जिस हिसाब से ये प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस ग्राफ नजर आएगा उसी सीक्वेंस से मैंने इसके लेवल्स लिखे हैं ताकि आपको और अच्छी तरह याद हो जाएं। जब आप अभी ग्राफ देखेंगे इसके बाद तो आपको ये सीक्वेंस और अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि मैंने इस सीक्वेंस में क्यों लिखा है। सबसे पहले एल्बुमिन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि मेजर प्रोटीन है बॉडी में। तो इसकी ये नॉर्मली कितने परसेंट मौजूद होती है बॉडी में, 60 to 70%। और अगर आप इसको ग्राम पर डेसीलीटर पे रिपोर्ट करें तो 3.6 से 5.2 ग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्लोबुलिन की टाइप्स। उसमें सबसे पहले अल्फा 1 जो कि 1.7 से 5% होती है या 0.1 से 0.4 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद अल्फा 2 जो है वो बॉडी में 6.7 से 12.5% मौजूद होती है या फिर 0.4 से 1 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद बीटा जो है 8.3 से 16.3% मौजूद होगी या फिर 0.5 से 1.2 ग्राम पर डेसीलीटर। और सबसे लास्ट में गैमा ग्लोबुलिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ऑफ प्रोटीन, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, वो मौजूद है बॉडी में 10.7 से 20% या फिर 0.6 से 1.6 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये थी नॉर्मल रेंज प्रोटीन्स की। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफ में इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैसा रिजल्ट शो करते हैं, ये मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे लेक्चर का जो एंड पॉइंट मैं आपको बोल सकती हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो अब आपको ये सीक्वेंस भी समझ आ जाएगा कि मैंने इस सीक्वेंस से ये रेंजेस क्यों लिखी हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि गैमा की तो ज्यादा रेशो थी अल्फा 1 से, तो इसको ऊपर क्यों नहीं लिखा। तो अब आप जब ये ग्राफ देखेंगे तो मैंने इस वजह से नहीं लिखा, वो आपको अब समझ आएगा। तो आपको ये आंसर अपने इंटरव्यू में भी करने में आसानी होगी या अपना रिजल्ट देखने में भी आसानी होगी कि मैंने ये सीक्वेंस क्यों आपके साथ शेयर किया है, एल्बुमिन, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गैमा का। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का। देखें लास्ट में जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके साथ पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ वो है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिजल्ट कैसा शो होता है एज अ ग्राफ। तो आप देखें सबसे ऊपर जो है वो है नॉर्मल ग्राफ। नॉर्मली जो है जैसे हमने डिस्कस किया था कि एल्बुमिन जो है वो सबसे ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है बॉडी में और ये पीक लेवल या पीक हाई शो करेगा ग्राफ में। तो आप देख सकते हैं एल्बुमिन का लेवल सबसे ज्यादा होगा और इस पे कौन से नेगेटिव चार्ज होगा, इस वजह से ये देखें ये एनोड के करीब लाई कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ लाई कर रहा है।
जैसे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। इस वजह से आप देखें जो गैमा ग्लोबुलिन है जो लास्ट में है वो बिल्कुल कैथोड के पास लाई कर रही है, यानी कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन थी उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज था, इस वजह से वो किस साइड पे मूव होती जा रही हैं, वो मूव हो रही है कैथोड की तरफ, जबकि एल्बुमिन जो है वो है एनोड की तरफ। तो नॉर्मल इस तरह का ग्राफ आपको रिप्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो फर्स्ट पेशेंट का है जिसमें नॉर्मल पर्सन का है जिसमें एल्बुमिन का लेवल सबसे ज्यादा है, उसके बाद अल्फा 1 है, फिर अल्फा 2 है, फिर बीटा है और फिर गैमा ग्लोबुलिन है। फिर हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल माइलोमा में इस सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की इंपॉर्टेंस को। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल ग्राफ का और मल्टीपल माइलोमा का। मल्टीपल माइलोमा के ग्राफ में आप देखेंगे प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिजल्ट में गैमा ग्लोबुलिन्स का लेवल हाई होगा, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल माइलोमा में प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाते हैं, इस वजह से गैमा ग्लोबुलिन्स का लेवल हाई हो जाएगा। जबकि जो थर्ड ग्राफ है इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी, उसमें आप देख सकते हैं, अब आपको नॉर्मल मल्टीपल माइलोमा और तीनों को आप अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इम्यूनो डेफिशिएंसी में जो गैमा ग्लोबुलिन है वो बिल्कुल लाए कर रही हैं, यानी कि बिल्कुल डेफिशिएंट हुई हुई है, इस वजह से वो ग्राफ ऐसा शो होगा। तो साइड पे मैंने आप देख ले, मैंने सीक्वेंस भी लिखा है कि जो मूवमेंट है प्रोटीन्स की वो होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और किस तरह की मूवमेंट होगी एल्बुमिन, उसके बाद अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गैमा ग्लोबुलिन। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का समझने का। अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि मैंने नॉर्मल रेंज के टाइम पे ये सीक्वेंस क्यों लिखा था, क्योंकि ग्राफ में ऐसा सीक्वेंस शो होता है प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के। आई होप कि आपको प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आंसर करूंगी। और थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू।